नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम रीतिकाल के अगले कवियों का अध्ययन करेंगे। चिंतामणि त्रिपाठी कर चुके हैं और फिर केशवदास 2 हो चुके हैं। केशवदास के बारे में एक दो पॉइंट छूट गए हैं भाई, वो नोट करो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। एक तो है जैसे केशवदास ने दो संचारी भावों का उल्लेख किया है भैया अपने ग्रंथों में, विवाद और आदि नाम से। तो एक तो ये वाला लिख लो कि दो, आप लिख लो, मैं बोल रही हूँ कि केशवदास ने दो संचारी भावों का उल्लेख किया है, विवाद और आदि। और एक जो कवि प्रिया में जो प्रेमा अलंकार है वह दंडी के प्रेस अलंकार का ही रूपांतरण है। ये किसी परीक्षा में पूछा गया था भाई, तो लिखवाना जरूरी था। और एक है भाई, जैसे देव की एक कविता आती है कि अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाधीन। सबको पता है, आप सब लोग विदित है इससे, लेकिन इसी से मिलती जुलती एक केशव की पंक्ति भी आती है और फिर वहां आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है और देव कर देते हो आप, गलत हो जाता है फिर वो। तो वो लिखिए आप, उत्तम मध्यम अधम कवि। ये है भाई उत्तम मध्यम अधम कवि उत्तम हरि रसलीन। ये जो पंक्ति है भाई, ये देखो देव से ही मिलती जुलती पंक्ति लगती है, लेकिन ये केशवदास की पंक्ति है और इसीलिए मेरी जरूरी समझा लिखवाना कि यहाँ आप गलती कर सकते हो। ये दो चीज छूटी थी भाई हमारी केशवदास में। और एक तो वो तो आप मैंने बता दिया था कि 39 प्रकाश हैं रामचंद्रिका में, एक वो वाला छूट गया था। अब हम आगे आज करते हैं भी, एक चिंतामणि की एक पंक्ति और लिख लीजिए जो पूछी जाती है। ये तो थी भी केशवदास की। अब हम करेंगे जो चिंतामणि की एक पंक्ति पूछ ली जाती है, आखिन मूंदी के मिस आनी। आखिन मूंदी के मिस आनी, अचानक उरोज पीठी लगावे। ये है भाई चिंतामणि की पंक्ति है ये, और ये एक दो परीक्षाओं में देखने को मिलती है और शायद हमने नोट नहीं की थी उस समय। तो एक ये वाली हम चिंतामणि में ये वाली लिख लेना, और वो केशवदास की थी। अब हम अगला कवि करते हैं भाई मतीराम। अब हम अपने अगले रीतिबद्ध कवि चले हुए हैं भाई। ये रीतिबद्ध थे केशवदास भी और चिंतामणि त्रिपाठी भी। और अब है भाई मतीराम के बारे में देखते हैं भाई हम। मतीराम भी रीतिबद्ध आचार्य हैं और मतीराम का जन्म ये त्रिपाठी बंधु ही है भाई। कल लिखा था हमने, हर रोज लिखने की जरूरत नहीं है। त्रिपाठी बंधु थे, 4 थे, चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम, भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी। तो आज मतीराम का जन्म हुआ भी 1604 ईस्वी में, वही यूपी के कानपुर जिले के तिकवापुर में। और मतीराम की रचनाएं लिखो भाई, क्योंकि और कुछ ज्यादा उल्लेख इनका नहीं लिखना हमें। अब आगे जो कवि है भाई, एक तो बिहारी और एक घनानंद और एक पद्माकर। ये 3 बड़े हैं, बाकी सब छोटे छोटे हैं। तो अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, रीतिकाल की शायद 2 या 3 वीडियो में हो जाएगा कंप्लीट। रचनाएं है भाई, पहली रचना है भाई मतीराम की, वो है भाई फूल मंजरी। आश्रयदाता बहुत रहे हैं भाई, 2-3 आश्रयदाता रहे हैं इनके। एक तो भाव सिंह हाड़ा रहे हैं, बूंदी नरेश, और एक बुंदेलखंड स्वरूप सिंह बुंदेला भी रहे हैं इनके, और एक ज्ञानचंद्र रहे हैं, ज्ञानचंद। तो अब लिखेंगे कि जिसके आश्रय में रचनाएं लिखी हैं उनका नाम हम आगे। फूल मंजरी है ये भाई जहांगीर के आश्रय में लिखी गई रचना है, और जहांगीर के आश्रय में और 1619 ईस्वी में लिखी गई थी भाई।
और एक मेन बात तो ये है कि ये मतीराम की प्रथम रचना है, क्योंकि ऐसे पूछ लेते हैं कि कई बार, या फिर उसमें कालक्रम की दृष्टि से लगवा लेते हैं मतीराम की रचनाओं को, तो याद होना चाहिए पहली रचना कौन सी है भाई, फूल मंजरी। अब दूसरी देखते हैं भाई, अलंकार पंचाशिका। अलंकार पंचाशिका है, ये है भाई अलंकार पंचाशिका है मतीराम की। ये ज्ञानचंद के आश्रय में लिखी गई थी भाई। ज्ञानचंद के आश्रय में लिखी थी ये 1690 ईस्वी में भाई, और इसका रचना समय है भाई 1690 ईस्वी। फिर है भाई मतीराम सतसई है इनकी रचना एक है। मतीराम सतसई है, ये इन्होंने लिखी है भाई 1681 ईस्वी में भोगनाथ के आश्रय में। 1681 ईस्वी में लिखी है भाई, और उस समय ये इनके आश्रयदाता थे भोगनाथ। अब देखो एक है भाई इनकी वृत्त कौमुदी। वृत्त कौमुदी स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में लिखी है इन्होंने, 1701 ईस्वी में लिखी है भाई, और स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में लिखी है। फिर रचना है भाई इनकी ललित ललाम। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसके आगे। तो ये तो अलंकार ग्रंथ है भाई, 1661 से 64 के मध्य लिखा गया है भाई। ये 1661 से 1681 के मध्य लिखा गया है भाई ये ग्रंथ है, और ये अलंकार ग्रंथ है भाई। और इसमें 100 अर्थालंकारों का वर्णन मिलता है भाई। ललित ललाम में 100 अर्थालंकारों का वर्णन मिलता है। अब एक बार प्रश्न पूछा गया कि 100 हिंदी में 100 अर्थालंकार, या सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कि हिंदी में सबसे ज्यादा अर्थालंकारों का प्रयोग कौन सी रचना में मिलता है, या किसकी रचना में मिलता है, इस प्रकार प्रश्न आए तो होगा हमारा ललित ललाम मतीराम की रचना है भाई। इसमें 100 अर्थालंकारों का प्रयोग मिलता है। और इसके बारे में और लिखो भाई, ये है जो कुवलानंद, इसका आधार ग्रंथ जो है, आधार ग्रंथ है भाई इसका अप्पय दीक्षित का कुवलानंद। ये जो अप्पय दीक्षित का कुवलानंद है, ये है भाई इसका आधार ग्रंथ, और ये भाव सिंह हाड़ा के आश्रय में लिखी गई रचना है भाई। ये ललित ललाम है भाई। ललित ललाम भाव सिंह हाड़ा के आश्रय में लिखी थी मतीराम ने। और क्या है भाई, इसमें आचार्य शुक्ल ने इसके बारे में कुछ लिखा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार अलंकारों की शिक्षा देने के लिए इस ग्रंथ का प्रयोग लंबे समय तक होता रहा भाई। तो शुक्ल ने इस ग्रंथ के बारे में क्या कहा है, शुक्ल के अनुसार अलंकारों की शिक्षा देने के लिए अलंकारों की शिक्षा देने के लिए लंबे समय तक या चिरकाल तक इस ललित ललाम का प्रयोग होता रहा।
ये है भाई ललित लीलाम की कुछ विशेषताएं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये रचना। तो पता नहीं कितनी बार पूछी गई है, आप लोगों को विदित है ये सब बातें, क्योंकि आप पिछले प्रश्न पत्र देखते रहते और देखने भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा ना कहाँ से कैसे क्वेश्चन पिछली बार आए थे, तो फिर आप वो समझ बना ही नहीं पाएंगे। आपको ये लगेगा कि ये क्या चल रहा है, क्या जरूरत है इसको याद करने की। अगला जो ग्रंथ है भाई इनका वो है भाई रस राज। रस राज है भाई मतीराम का अगला ग्रंथ है, 1633 से 43 के बीच में लिखा गया है ये। और ये है भाई रस विषयक ग्रंथ है, और इसके बारे में भी शुक्ल ने यही कहा है कि रस की शिक्षा देने के लिए इस ग्रंथ का प्रयोग भी लंबे समय तक चलता रहा। तो ये लिखिए, ये स्वतंत्र रूप, ये किसी के आश्रय में लिखा गया ग्रंथ नहीं है भाई, ये स्वतंत्र रूप से लिखा गया ग्रंथ है। अब देखो ये आप ये सोच रहे होगे ये लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है कि मतीराम की ऐसी कौन सी रचना है जो बिना आश्रयदाता के या स्वतंत्र रूप से लिखी गई है, तो फिर रसराज है भाई वो, क्योंकि एक यही रचना है और सब आश्रयदाताओं के नीचे लिख के लिखी है भाई किसी दर। और रस और नायिका भेद का ग्रंथ है, ये लिख लीजिए यहाँ, रस और नायिका भेद का ग्रंथ है। और वही बात लिख लीजिए यहाँ ऊपर जो लिखी है, शुक्ल के अनुसार रस की शिक्षा देने के लिए इस ग्रंथ का प्रयोग बराबर चलता रहा है। रस की शिक्षा देने के लिए इस ग्रंथ का प्रयोग बराबर चलता रहा है। ये है भाई हमने किया मतीराम के बारे में। अब मतीराम के संदर्भ में शुक्ल के कुछ कथन हैं, शुक्ल ने मतीराम के बारे में अपनी क्या राय दी है अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में, वो हम ग्रंथ, क्योंकि शुक्ल के ग्रंथ जो वक्तव्य हैं वो पूछे जाते हैं भाई, तो अब ये आपने लिख लिया होगा। अब हम लिखते हैं कि मतीराम के संदर्भ में शुक्ल के कथन। अब ये छोटे छोटे हैं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बड़ा लग रहा हो कहीं रीतिकाल आपको। अब सिर्फ बिहारी पद्माकर और घनानंद दो ये और बड़े कवि आएंगे, बाकी सभी हैं एक तो क्लासेज में ही हो जाएंगे भाई। अब मतीराम के संदर्भ में शुक्ल के कथन, शुक्ल ने क्या कहा है मतीराम के बारे में, ये लिख लीजिए भाई। एक कथन कहा है, इनमें स्वच्छंद कविता की मनोहारिणी प्रतिभा थी, इसमें स्वतंत्र कविता की मनोहारिणी प्रतिभा थी। देखो ऐसे दे के आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किस कवि के बारे में कहा गया है या किसने कहा है, और ये सरस ललित व सुकुमार के धनी थे। ये सरस सरस ललित और सुकुमार रचना के धनी थे। एक तो ये कहा है भाई शुक्ल ने कहा है मतीराम के बारे में। दूसरा एक वक्तव्य कहा है कि बिहारी के साथ तुलना की है मतीराम की, कि इनके भाव व्यंजन व्यापारों की श्रृंखला, इनके भाव व्यंजक व्यापारों की श्रृंखला सीधी और सरल थी। भाव व्यंजक व्यापारों की श्रृंखला
सीधी और सरल थी, बिहारी की तरह चक्करदार नहीं। एक ये बात कही है शुक्ल ने मतीराम के बारे में, और एक तीसरी बात कही है कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए IMP, क्योंकि यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो घनानंद और मतीराम के बीच में, और ये 1-2 बार पूछा भी गया है और गलत भी हुआ है भी अच्छों का। तो ये लिखिए आप कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। ये कहा भाई शुक्ल ने मतीराम की भाषा के बारे में कह दिया कि पद्माकर। अब प्रतिनिधि कवि कौन कौन से है? रीतिकाल के जो 3 काव्य धारा थी अलग अलग, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अब रीतिबद्ध की तो प्रतिनिधि कवि कौन थे? पद्माकर। रीति सिद्ध के प्रतिनिधि कवि बिहारी और रीति मुक्त के प्रतिनिधि कवि थे घनानंद। तो उन प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर, यानी कि बिहारी और घनानंद से भी ज्यादा आप कह सकते हो, पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। उनकी भाषा में नाद सौंदर्य भी विद्यमान है। उनकी भाषा में नाद सौंदर्य भी विद्यमान है। ये थी भाई, ये थे शुक्ल ने जो कथन कहे हैं मतीराम के बारे में वो। अब हम मतीराम की एक तो जो पंक्तियां हैं प्रमुख प्रमुख वो देखते हैं और फिर अगले कवि पर चलते हैं। लिख लेना। आप वीडियो को रोक के लिख सकते हो भाई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ जल्दी चल रहे हैं तो आप रोक रोक के देख लिया करो, क्योंकि ऐसे फिर लंबी क्लास हो जाएगी। अगर मैं रुकूंगी तो फिर आपको पूरा रीतिकाल करवाया जाएगा। और भाई अभी जो नेट परीक्षा होने वाली है जो स्थगित हो गई थी, अभी जो नेट परीक्षा स्थगित हो गई थी उसकी भी जो तिथि निर्धारित कर दी गई है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम काव्य शास्त्र के भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आएंगे। आज हम एक टॉपिक करेंगे, हर रोज एक एक टॉपिक करेंगे, तो आप उस पर भी ध्यान रखना। अब अगला हम लिखते हैं भाई मतीराम की पंक्तियां। प्रमुख पंक्तियां लिख लो भाई इनकी। एक तो देखो बहुत प्रसिद्ध है और आप सबको आती है, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति आंगनी चारू गोराई। तो लिखो आप, कुंदन को रंग फीको लगे। याद होगी आप लोगों को, और नहीं याद है तो भी ऐसे याद रख लेना कि अगर कुंदन
यानी कि सोने का रंग भी फीका लगता है तो फिर उसकी मति ही खराब हो गई है बिल्कुल। आप इस तरह से याद कर सकते हो, ये आपके फिर स्थायी रूप से याद रहेगा। वैसे मतीराम अच्छे कवि थे, इनको ऐसे देखो व्यक्तिगत मैं याद करने के लिए बता रही हूँ और कोई टिप्पणी नहीं है ये। बहुत आगे लिखो भाई, हवाई वनमाल, अगली पंक्ति है भाई इनकी, हवाई वनमाल ये लागिए अरु। एक पंक्ति ये है भाई मतीराम की, और मतीराम की अन्य रचनाएं लिख लीजिए, एक दो रचना और बच गई। और मतीराम भावों की अकृत्रिमता के लिए विख्यात है भाई। ये तो थी पंक्ति इनकी, यही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे एक दो और लिख लीजिए इनके बारे में, एक दो अच्छे वक्तव्य हैं, ये पूछे भी गए हैं परीक्षा में कि मतीराम भावों की अकृत्रिमता के लिए प्रसिद्ध हैं। मतीराम भावों की अकृत्रिमता के लिए प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं भी कह सकते हो भाई। और मतीराम के यहाँ दाम्पत्य जीवन की, मतीराम के यहाँ दाम्पत्य जीवन की सुंदर, निरीह और निष्कपट अभिव्यक्ति हुई है अभी। सुंदर, निरीह और निष्कपट अभिव्यक्ति हुई है भाई। ये थी भाई मतीराम के बारे में, और इससे ज़्यादा जानकारी आपको कोई देगा भी नहीं, और इससे ज़्यादा जानकारी है भी नहीं, और इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा। ये लगाओ कि बहुत ज़्यादा गंभीरता से अध्ययन करवाया जा रहा है आपको। अब देखते हैं भाई हम अगला कवि देखते हैं, भूषण। अन्य रचनाएं इनकी लिखना चाहो तो लिख लो आप, जैसे छंद सार पिंगल है, जिसे साहित्य सार भी कहते हैं। अन्य रचनाएं लिख लो, एक दो और हैं इनकी, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी लिख लो। जैसे साहित्य सार है, या इसी का एक दूसरा नाम है भाई छंद सार पिंगल। और एक रचना है इनकी लक्षण श्रृंगार। ये है भाई मतीराम की अन्य रचनाएं। अब हम अगला कवि करेंगे भाई भूषण। भूषण के बारे में तो आप सब लोग परिचित हैं कि रीति काल में एकमात्र वीर रस के कवि हैं, और हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि भी उनको कहा गया है। और भी उन्होंने सिर्फ वीर रस की रचनाएं लिखी हैं और झूठी प्रशस्ति नहीं की है किसी की। शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला के यहाँ उनकी प्रशस्ति के बारे में लिखा है भूषण ने। अब हम देखते हैं भाई भूषण, अगला कवि है भाई भूषण। अब भूषण का जन्म है भाई 1613 ईस्वी में यूपी के कानपुर जिले के तिकवापुर में इनका जन्म हुआ, और ये त्रिपाठी बंधुओं में से ही है एक। अब भूषण तो है भाई इनकी उपाधि, इनका वास्तविक नाम घनश्याम बताया गया है, और ये किसने बताया है। अब देखो सबसे पहले तो देखते हैं भूषण क्या है, इनकी उपाधि है भाई, एक नाम नहीं है, इनको उपाधि दी गई थी। और ये किसके द्वारा दी गई थी, तो ये सोलंकी राजा रुद्र के पुत्र हरदेराम के द्वारा दी गई थी भाई। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखना चाहो क्या ये आता है लिखो।
सोलंकी राजा रुद्र के पुत्र, देखो कई जगह मैंने देखा है पुस्तकों में लिखा हुआ है रुद्र शाह सोलंकी ने इनको इसकी भूषण की उपाधि दी, लेकिन वो गंभीरता से अध्ययन नहीं किया गया है। वहाँ सिर्फ बता दिया गया। लेकिन अगर किसी अच्छी परीक्षा में या बड़ी परीक्षा में आप बैठते हो तो फिर आपको ये सब याद करना पड़ेगा। रुद्र के पुत्र हृदय राम ने इस आधे अधूरे ज्ञान की वजह से ही आज आप शायद फिर से पढ़ना पड़ रहा है आपको, हृदय राम द्वारा ये उपाधि दी गई है भूषण की। अब इनका वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम इनका है भाई घनश्याम। अब घनश्याम नाम है ये कैसे पता चला? क्योंकि इनके बारे में तो ये भी विख्यात है कि रीतिकाल में एकमात्र ऐसे कवि जो सिर्फ अपनी उपाधि के नाम से जाने जाते हैं, उनके वास्तविक नाम का किसी को नहीं पता। तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बताया है कि इनका नाम घनश्याम है भाई। तो इसके यहाँ लिख लीजिए कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बताया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ये वही है जिन्होंने रीतिकाल काव्य धारा को 3 कवियों के काव्य धाराओं में बांट दिया, रीति, मुक्त, बद्ध और सिद्ध। वो है ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने बताया है कि इनका जो वास्तविक नाम है वो है भाई घनश्याम। अब देखते हैं भाई इनकी रचनाओं के बारे में। इनकी रचनाएं क्या हैं? सबसे पहले लिखो भाई शिवराज भूषण। अब जो शिवराज भूषण है इसके बारे में कई प्रश्न बनते हैं भाई। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, एक तो यही है कि इसमें ये सबसे प्रमाणिक रचना है भूषण की, भूषण की सर्वाधिक प्रमाणिक रचना। ये भी पूछा जाता है कि भूषण की सर्वाधिक प्रामाणिक रचना कौन सी है। एक तो क्या है, ये सर्वाधिक प्रामाणिक है, और दूसरा पूछा गया है कि इसमें कितने अलंकारों का वर्णन है। तो इसमें 105 अलंकारों का वर्णन है भाई, विवेचन है इसमें। वो अलग से ललित ललाम वाला याद रखना कि सर्वाधिक अर्थ अलंकारों वाला ग्रंथ है ललित ललाम मतीराम का। और यहाँ शिवराज भूषण में क्या है, ये अलंकारों की संख्या भी पूछी जाती है। दूसरा इनका जो ग्रंथ है वो है भाई शिवा बावनी। तीसरा है भाई छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक जो रचना है या ग्रंथ है, ये मनहरण या कवित छंद में लिखी गई रचना है भाई। मनहरण भी बोलते हैं, उसी का नाम है, और उसे कवित छंद भी बोल देते हैं। मनहरण या कवित छंद में रचित रचना है कौन सी? छत्रसाल दशक। अब इतना देखो प्रतियोगिता परीक्षा इतनी गंभीरता से पूछे जाते हैं उसमें प्रश्न है कि आपने याद कर लिया, पहले तो काम चल जाता था शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल, इनके ग्रंथ सिर्फ। लेकिन अब ये वाली जानकारी भी आपको होनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से पूछे जाते हैं अभी, क्योंकि अवधारणात्मक ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं आजकल। और भाई भूषण ने जन नायकों की प्रशंसा की है। यहाँ लिख देते हैं भाई ऊपर, भूषण ने जन नायकों की प्रशंसा की है भाई। अब कैसे की है, एक बार देखो ये जा रहे थे कहीं भूषण, और इनकी पालकी में जाते थे। पहले पालकी ये मत समझना कि वो मर गए और पालकी में जा रहे। पालकी का मतलब है कि वो पहले जाते थे ना घूमने या कहीं बाहर, तो पालकी होती थी, उसमें जाते थे। तो छत्रसाल ने कंधा लगा दिया था भाई उस पालकी के, मतलब कुछ देर वो उनको
कंधों पे रख के चलते थे, तो राजा होके भी वो इतना सम्मान करते थे। ये समझो कि भूषण है कोई ऐसे वैसे कवि नहीं थे, बहुत महान कवि हुए हैं। और इन्होंने लिखो आगे कि भूषण ने जन नायकों की प्रशंसा की है। भूषण ने जन नायक यानी कि जो अच्छे राजा थे उनकी प्रशंसा की है भाई, झूठी प्रशंसा नहीं की है, जो वास्तविकता है वही बताई है। जैसे कैसे की है, जैसे और राव राजा ने ध्यान में लाऊं अब, ये पंक्ति भी पूछ लेते हैं। और राव राजा ने ध्यान में लाऊं अब, साहा को सराहूं के सराहूं छत्रसाल को। कि सराहूं छत्रसाल को, छत्रसाल की प्रशंसा की है इन्होंने। और भूषण को वीर रस का अप्रतिम कवि कहा जाता है। वहां नहीं लिखा हमने, यहाँ लिख लेना। और भूषण की कविता में युगबोध की जीवंत अभिव्यक्ति मिलती है भाई। और युगबोध की अभिव्यक्ति कैसे देखने को मिली, तो लिखो भूषण के यहाँ युगबोध की अब जीवंत अभिव्यक्ति मिलती है भाई। उस समय के जो युगबोध था यानी कि उस समय जो चल रहा था उसकी जीवंत अभिव्यक्ति इनकी रचनाओं में देख सकते हैं। जीवंत अभिव्यक्ति मिलती है भाई। अब अवधारणात्मक जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें पूछा जा सकता है कि भूषण के यहाँ युगबोध की जीवंत अभिव्यक्ति नहीं मिलती या मिलती है, कथन निष्कर्ष में पूछ सकते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए भाई, मिलती है यहाँ। अब कैसे मिलती है वो देखेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि आपस ही की फूटते सारे हिंदवान टूटे, आपस ही की फूटते सारे हिंदवान टूटे, सारे हिंदवान टूटे, टूट्यो कुल रावण अनीति अति करते, टूट्यो कुल रावण अनीति अति करते। ये पंक्तियों में भी पूछी जा सकती है भाई, या फिर इनकी जीवंत अभिव्यक्ति है। तो आपको पता होना चाहिए कि देखो इन कि आप हिंदुओं की आपसी फुट के कारण ही रावण किसके लिए, अंग्रेजों के लिए, कि वो हमारा फायदा उठा रहे हैं। और भूषण की कविता में काल संशक्ति और लोक संशक्ति देखी जा सकती है। भूषण की कविता प्रतिरोध की कविता मानी जाती है। अब कुछ इनके ये लिखेंगे भाई, इनकी विशेषता भूषण की, ये आप लिख लीजिए फिर। एक तो लिखो भाई ये वीर रस के भूषण क्या थे भाई, इनकी कुछ विशेषता लिख लो। जैसे भूषण वीर रस के अप्रतिम कवि थे। दूसरा लिखो भाई क्या थे ये, भूषण की कविता प्रतिरोध की कविता थी। भूषण की कविता प्रतिरोध की कविता थी। और क्या था भाई, भूषण रीतिकाल के राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं भाई। अगली विशेषता क्या है कि भूषण है रीतिकाल के राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं।
अब राष्ट्रीय कवि कौन है हमारे? हमारे राष्ट्रीय कवि हैं भाई मैथिली शरण गुप्त। आप सबको विदित है डिप्टी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। लेकिन रीति काल के राष्ट्रीय कवि अगर पूछा जाता है तो फिर कौन है भाई? भूषण, ये याद रखना है। और भूषण की कविता में नव जागरण के गहरे स्वर मिलते हैं। भूषण की कविता में नव जागरण के गहरे स्वर मिलते हैं। और भाई भूषण की कविता पर एक बार क्या किया है कि धर्मांधता का आरोप लगा दिया गया था, लेकिन वो बिल्कुल अनुचित था। चाहो तो लिखना, चाहो तो लिख लो कि औरंगजेब की काली करतूतों का चिट्ठा पर्दाफाश किया इन्होंने। भूषण की कविता में औरंगजेब के अत्याचारों में धर्मांधता का विरोध किया है। भूषण की कविता में औरंगजेब के अत्याचारों और धर्मांधता, क्योंकि मंदिर वगैरह तुड़वाए जा रहे थे भाई उस समय औरंगजेब के शासनकाल में, तो इन्होंने उनके जो अत्याचार किए जा रहे थे हिंदुओं पर, उनका क्या है इन्होंने विरोध किया था भाई। भूषण की कविता में औरंगजेब के अत्याचार और धर्मांधताओं का जीवंत चित्रण मिलता है भाई। और इसी विरोध में फिर इन पर कुछ जो इनके विरोधी थे भूषण के, उन्होंने धर्मांधता का आरोप भी लगा दिया था जो बिल्कुल अनुचित था। अब हम देखते हैं भाई कि ये अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लिखने वाले कवि थे भाई। अब ये लिखा आप लोगों ने, भूषण ने वीर रस का प्रयोग किया भाई। वीर रस के 4 भेद होते हैं और उन चारों भेदों का पूर्ण परिपाक आप भूषण की कविता में देख सकते हैं। यानी कि ये भी प्रश्न परीक्षा उपयोगी है कि वीर रस के कितने भेद होते हैं, तो यही लिख लो। बाद में भी देखेंगे जब रस करेंगे तब। अब देखो वीर रस के भेद होते हैं भाई। अब वीर रस के कवि थे भूषण, तो वीर रस के 4 भेद होते हैं भाई। एक तो होता है भाई युद्ध वीर, ये तो सबसे प्राचीन होता है भाई, सर्वाधिक प्राचीन लिख सकते हो आप। और एक है भाई धर्मवीर, एक है भाई दानवीर, और एक है भाई दयावीर। अब ये नेट परीक्षा में पूछा गया था कि युद्ध वीर रस का कौन सा भेद नहीं है, और फिर उसमें एक कर्मवीर डाल दिया था भाई। ज्यादातर कर्मवीर को ही डालते हैं क्योंकि ये इनके जैसा ही कुछ दिखता है, तो कर्मवीर नहीं है, ये भी याद रख लेना। और ये ऐसे याद होते हो तो भाई ऐसे याद कर लो। और इन चारों का पूर्ण परिपाक हम भूषण की कविता में देख सकते हैं। अब देखो एक इनकी पंक्ति है, इंद्र जिमी जंभ पर बाडम शुभम्भ है। इंद्र जिमी जंभ पर बाढ़म सुअंब है। रावण सदस्य पर रघुकुल राज है।
रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। ये अब दो दृष्टि से ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है भाई। एक तो ये व्याकरण की दृष्टि से पूछा जाता है, मालोपमा का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है भाई, तो ये भी लिख लो यहां। ये क्या है? मालोपमा का उदाहरण है, मालोपमा अलंकार है इसमें। ये भी पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है, मालोपमा। और इस जो पद को सुनकर शिवाजी इतने प्रसन्न हो गए कि शिवाजी ने इन्हें 52 लाख रुपए, उस समय बहुत ज्यादा थे भाई, 52 लाख रुपए और 52 हाथी और 52 गांव। ये 52 का क्या था पता नहीं भी, 52 क्यों दिए जा रहे थे, ये भेंट कर दिए भाई। शिवाजी ने इनको भेंट में दे दी ये सब चीजें। ये उनकी प्रशंसा में उन्होंने ये कहा, तो शिवाजी ने इन्हें 52 लाख रुपए, 52 हाथी और 52 गांव दान में दे दिए। भूषण, अब ये है भाई मालोपमा का उदाहरण है एक, ये है। अब लिखो भूषण का प्रिय अलंकार है भाई यमक। भूषण का प्रिय अलंकार है, कुछ नहीं छूटेगा, बस आप लिखते जाइए। प्रिय अलंकार है भाई यमक, ये भी लिख लीजिए, क्योंकि ये सब भूषण के बारे में ही चल रहा है भाई। अब भूषण के जैसे कुछ पंक्तियां हैं भाई जो आप लोग जानते हो, लिखना चाहो तो लिख लेना कि वो 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। या वो एक पंक्ति वो थी, वो ऊंचे घोर मंदिर के रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर में रहाती है। ये सब भूषण की पंक्तियां हैं भाई। अब हम करेंगे कि शुक्ल ने भूषण के बारे में क्या कहा है, शुक्ल के कथन करेंगे। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कह दिया जिस कवि के बारे में, वो तो हमें याद रखना ही है। सबसे ज्यादा संभावना होती है वहां से ही प्रश्न उठाया जाता है। तो शुक्ल के वक्तव्य तो आप याद करते चलिए साथ के साथ। अब शुक्ल ने कहा है कि भूषण की कविता में संपूर्ण राष्ट्र का स्वर गूंज रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है भूषण के बारे में, कि भूषण की कविता में संपूर्ण राष्ट्र का स्वर गूंज रहा है। भूषण की प्रशस्तियां केवल कोरी प्रशस्तियां नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का हृदय उसमें समाया हुआ है। इसी में है वो आगे कि भूषण की प्रशस्तियां प्रशस्ति होती है प्रशंसा, जैसे राजाओं की झूठी प्रशंसा भी कर देते हैं ना कवि, कि खुश हो जाएंगे राजा, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है कि भूषण की प्रशस्तियां कोरी प्रशस्तियां न होकर, कोरी प्रशस्ति नहीं है, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का हृदय उसमें समाया हुआ है, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का स्वर उसमें समाया हुआ है। ये कहा है शुक्ल ने भूषण के बारे में।
और ये तो आप लिख चुके हो कि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र के पुत्र हृदयराम ने भूषण को भूषण की उपाधि दी थी। फिर से लिख लो, इम्पोर्टेंट है कि चित्रकूट, उस समय पता नहीं हमने क्या लिख दिया था भाई, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र के पुत्र हृदयराम ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। इन्हें भूषण की उपाधि अब अगर ये हृदयराम अगर नहीं हो विकल्प में तो फिर आप रुद्र भी मान सकते हो। और सोलंकी ने भूषण के सम्मान में भूषण की पालकी में कंधा लगाया था, ये भी हम जान चुके हैं। और जब हम एक बात लिखो जो हमें भूषण के काव्य को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम भक्ति काल और रीति काल और भक्ति काल की सीमा को लांघ कर वीर गाथा काल में चले गए हैं। यानी कि जो वीर गाथा काल में चारण कवियों ने जो वीरता ग्रंथ लिखे हैं, वीर प्रशस्तियां, वहां पहुंच जाते हैं हम भूषण की कविता को पढ़कर। तो हमें ऐसा लगता है कि हम रीति काल और भक्ति काल की सीमा को लांघ कर चारण कवियों के साहित्य में पहुंच गए या वीर गाथा काल में पहुंच गए। ये भी लिख लो भाई। जब हम भूषण की कविता को पढ़ते हैं जब हम भूषण की कविता को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो रीति काल और भक्ति काल की सीमा लांघ कर रीति काल और भक्ति काल, अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो बोल रही हूं भाई, मैं सुन के लिख सकते हो, बच्चे नहीं हो अब। तो रीति काल और भक्ति काल की सीमा को लांघ कर हम वीर गाथा काल में विचरण कर रहे हैं। वीर गाथा काल, जहाँ वीरता की रचनाएं मिलती हैं, जो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को जो नामकरण दिया है वीर गाथा काल है, उस वीर गाथा काल में विचरण कर रहे हैं। ये वाली बात भी याद रखना भाई। और एक हम लिख सकते हैं कि भूषण ऐसा, ये लिख सकते हैं। इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं कि हम भूषण की कविता को पढ़कर ऐसा लगता है कि हम आदिकालीन चारण साहित्य को पढ़ रहे हैं भाई, या चारण साहित्य से जुड़ गए हैं। जैसे भी चाहो लिख लेना, एक ही बात है भाई। ये किया भाई हमने भूषण के बारे में, मतीराम कर लिया, भूषण कर लिया। अब हम करेंगे भाई देव कवि के बारे में। अगला हमारा कवि है भाई देव। देव कवि है, और देव कवि का जन्म है भाई 1673 ईस्वी में है भाई इटावा के पास। जन्म है भाई 1673 में इटावा के पास है भाई इनका जन्म। इनका पूरा नाम है भाई देवदत्त द्विवेदी। पूरा नाम है भाई देवदत्त द्विवेदी, पूरा नाम है इनका। और ये अपनी अकड़ के कारण प्रसिद्ध है भाई। अकड़ थी इनमें, तो ये यहाँ लिख ले, ये अपनी अकड़ के कारण प्रसिद्ध है, क्योंकि इन्होंने आश्रयदाता बहुत बदले हैं भाई। ये
अकड़ के कारण प्रसिद्ध है। अपने लिख लेना। और इन्होंने 72 ग्रंथों की रचना की है भाई, ऐसा मिलता है उल्लेख। इनके 72 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। और ये जानकारी हमें मिलती है शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज से। तो यहाँ लिख सकते हो आप कि शिव सिंह सेंगर के अनुसार क्या है, देव के 72 ग्रंथ हैं भाई। और अपनी एक बात बच्चन सिंह ने इनके बारे में कही है कि अपनी रचनाओं को काट कर नई रचना बनाना देव में सबसे बड़ी कला थी। बच्चन सिंह ने कहा है इनके बारे में, अपनी रचनाओं में से कुछ भाग काट के और थोड़ा बहुत नया जोड़ के और एक नई रचना, यानी कि ये संख्या पर ज़्यादा बल देते कि अधिक संख्या होगी तो शायद मेरा पांडित्य अधिक झलकेगा, उस दृष्टि से ये ऐसा करते होंगे। तो लिखो कि जो देव है अपनी कुछ रचनाओं को काट कर नई रचना बना देना, इस कला में देव बहुत आगे थे। बच्चन सिंह का है भाई, ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है देव के बारे में, अपनी कुछ रचनाओं को काट कर नई रचना बनाना, नई रचना बनाने में देव बहुत आगे थे। ऐसी बात नहीं है भाई, ये तो ठीक है भाई, होगा कुछ रचनाओं में इनके। वैसे ये प्रगल्भ कवि का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऐसी कोई बात नहीं है कि देव में प्रतिभा की कमी थी और उस वजह से ये ऐसा करते थे। अब लिखते हैं भाई हम देव की रचनाएं। रचनाएं लिखो भाई। देव की रचनाओं में क्या है, ऐसे सबसे पहले तो कई बार पूछा गया है कि देव की पहली रचना कौन सी है। तो लिखो भाई, देव की पहली रचना है भाई भाव विलास। याद रखना भाई, ये देव की पहली रचना है भाई भाव विलास। ग्रंथ तो हम इसके इनके करेंगे 10-15 है, लेकिन भाव विलास को याद रखना कि ये पहली है भाई भाव विलास। और भाव विलास 1689 ईस्वी में लिखी गई थी। और ये औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाने के लिए लिखी थी भाई। औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाने के लिए लिखी थी भी ये रचना। और क्या था इसमें, रस और नायिका भेद का ग्रंथ है। भाव विलास क्या है, ये रस और नायिका भेद का ग्रंथ है भाई। नायिका भेद का ग्रंथ है, रस और नायिका भेद का। ये दूसरी रचना लिखो भाई इसकी, देव की, नीचे लिख लो। एक है भाई भवानी विलास है अगली रचना इनकी। यहां से देखो भाई, भाव विलास रस और नायिका भेद का ग्रंथ है। तो हमने जब प्रवृत्तियां पढ़ी थी केशव और चिंतामणि के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो हमने देव का जिक्र किया था कि जो चिंतामणि त्रिपाठी की परंपरा पर अधिकांश रीतिकालीन कवि चले हैं, लेकिन देव उसमें अपवाद है। तो यहाँ भी आप नोट करना चाहो तो लिख लेना कि ये जो भाव विलास रस और नायिका भेद में तो इन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी की ही परिपाटी को अपनाया है, लेकिन अलंकार ग्रंथों में देव ने केशवदास की परिपाटी का अनुसरण किया है भाई। मैंने 2-3 बार आपको बताया है
अब ये भवानी दत्त वैश्य के लिए लिखी थी भाई, ये भवानी विलास है, भवानी दत्त वैश्य। इन्होंने बहुत से आश्रयदाता बदले भाई अपने। और रस विलास है भाई, भोगीनाथ के आश्रय में लिखी गई रचना है एक रस विलास। ये रस विलास है भाई देव की। एक रस विलास हमने पढ़ी थी किसकी, जो रीतिकाल की प्रथम रचना थी चिंतामणि त्रिपाठी की, और ये भोगीनाथ के आश्रय में लिखी है भाई। अगली रचना है भाई, लिख सकते हो, नीचे तो दिखाई नहीं देगा, ऊपर लिखती हूँ, लिख लो आप। अन्य रचना है भाई इनकी कुशल विलास है एक रचना, कुशल विलास है। ये देव शतक है एक, देव शतक है। फिर एक रचना है भाई इनकी देव चरित्र, एक रचना है भाई इनकी प्रेम चंद्रिका। ये है भाई बहुत सी रचनाएं लिखी है ऐसे तो। राग रत्नाकर है, संगीत विषयक ग्रंथ है इनका, राग रत्नाकर, ये संगीत विषयक रचना है भाई। और फिर एक अष्टयाम है भाई, इसमें नायिका के, नायक नायिका के 8 पैरों का वर्णन किया गया है भाई, उनकी दिनचर्या का, अष्टयाम में। अष्टयाम है। और एक रचना है भाई शब्द रसायन या काव्य रसायन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। शब्द रसायन लिखवा चुकी हूँ ये कल भी सर्वांग निरूपक ग्रंथों में, शब्द रसायन और इसी को बोलते हैं भी काव्य रसायन। एक ही, दोनों एक ही रचना है, नाम अलग अलग रख दिए। और ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, चाहो तो फिर से लिख लो, सर्वांग निरूपक ग्रंथ है तो इसका मतलब क्या है, देव सर्वांग निरूपक आचार्य है भाई। और फिर अगली रचना है भाई इनकी सुजान विनोद। ये भी भाई कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। अब इसका पूछने का कारण क्या है कि इसी तरह की 2-3 रचनाएं और लिखी जाती हैं। जैसे एक है भाई सुजान हित और सुजान सागर, सुजान हित और एक है सुजान सागर, मिलती जुलती रचनाएं हैं ये लिखी है भाई किसने, ये दोनों रचनाएं लिखी है भाई घनानंद ने। एक लिखी है भाई सुजान चरित, जो सूदन ने लिखी है, सुजान चरित, ये सूदन ने लिखी है। लेकिन देव की रचना क्या है भाई, सुजान विनोद। तो ये याद रखनी है, एक साथ इसीलिए बताई गई है कि ये इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है कि ये मिलती जुलती रचनाएं हैं। और इसमें आप गलती कर सकते हो अगर आपने गंभीरता से अध्ययन नहीं किया है तो, वरना कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है। ये सभी को मौखिक याद होती है रचनाएं। जैसे देव माया प्रपंच है भाई, अगली रचना है इनकी, कौन सी है भाई, देव माया प्रपंच। ये जो संस्कृत की रचना है, जो संस्कृत के कवि हुए हैं कृष्ण कवि, उनके प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है भाई देव माया प्रपंच, संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है भाई।
तो और भी है भाई रचनाएं, तो जैसे है प्रेम तरंग, जाति विलास, ये जो जरूरी थी वो हम लिख चुके हैं। अब देव के बारे में कुछ लिखते हैं। एक इनके बारे में आप लिखेंगे सभी कथन। देव ऐसे कवि हैं जो सर्वाधिक राजाओं और नवाबों के यहाँ आजीविका के लिए भटके हैं भाई। अकड़ थी तो थोड़ा सा किसी ने सुना दिया, वहां से चल दिए, तो बहुत से राजाओं के आश्रय में रहे हैं ये। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख तथ्य है भाई देव के बारे में, प्रमुख वक्तव्य लगा लो या तथ्य कुछ भी लिख लो आप, लेकिन ये जरूरी है याद करने। डॉक्टर बच्चन सिंह ने देव को, बच्चन सिंह वही है जिन्होंने कहा है कि रचनाओं को काट काट कर नई रचना बनानी कोई देव से सीखे। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने यहाँ भी इनके लिए एक उपाधि दी है इनको। तो डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार देव नैनो उत्सव के कवि हैं। नैनो उत्सव यानी कि आवेगात्मक नैनो उत्सव के कवि कहा है देव को। डॉक्टर बच्चन सिंह ने देव को आवेगात्मक नैनोत्सव का कवि कहा है। ये तो कहा है भाई, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है ये देव के बारे में। जैसे जीवनो उत्सव का कवि सूरदास को कहा जाता है, तो नैनो उत्सव का कवि देव को कहा जाता है भाई। डॉक्टर बच्चन सिंह ने बिहारी और देव की तुलना करते हुए लिखा है कि बिहारी का प्रेम क्रीड़ापरक है तो देव का प्रेम आवेगात्मक है। अब बिहारी के साथ भी तुलना की है, तो ये भी लिख लो कि बिहारी का प्रेम यदि इनके अनुसार ही है, ये बिहारी का प्रेम यदि क्रीड़ापरक है, हम पढ़ चुके हैं ये सब जो प्रवृत्तियां पढ़ी थी, रीति मुक्त, रीति बद्ध और रीति सिद्ध कवियों की, वहां की जो रीति बद्ध और सिद्ध उनके यहाँ तो प्रेम क्रीड़ा का विषय था और रीति मुक्त के यहाँ प्रेम पीड़ा का विषय था। तो बिहारी का प्रेम यदि क्रीड़ापरक है तो देव का प्रेम आवेगात्मक है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है भाई देव के बारे में। अब देव के बारे में शुक्ल ने भी कहा कि शुक्ल ने देव को प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कहा है भाई। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है भाई। शुक्ल जी वाला जो है ये, इसको आप बिल्कुल इम्पोर्टेंट लगा के चलें कि शुक्ल जी ने देव को क्या कहा है। देव को शुक्ल जी ने प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कहा है। ये तो अभी जो राजस्थान में जो कॉलेज सा एक प्रोफेसर का पेपर हुआ था उसमें भी आया हुआ था भाई। और ये प्रगल्भ का मतलब होता है भाई चतुर। समझ में नहीं आया हो तो लिख लेना। अब है भाई देव अपने काव्य सौष्ठव के लिए विख्यात है। देव के, अब ये शुक्ल के कथन लिखेंगे भाई हम सब। एक तो ये कह दिया कि देव प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न है। दूसरी बात शुक्ल ने क्या कही है देव के बारे में कि देव अपने काव्य सौष्ठव के लिए प्रसिद्ध है। देव अपने काव्य सौष्ठव के लिए प्रसिद्ध है। वे देव पेचीले मजमून बांधने के प्रेमी थे। देव, ये भी शुक्ल ने कहा भाई देव पेचीले
मजमून बांधने के शौकीन थे। अब देखो इसका मतलब ये नहीं है, पेचीले मजनून क्या कि लंबे लंबे वाक्य लिखते थे, लंबे लंबे। और शुक्ल ने एक और कथन लिखा कि देव अपने आचार्य कर्म में उतने विकसित नहीं हुए, उतने विख्यात नहीं हुए जितने अपने कवि कर्म में। ये भी शुक्ल ने देव के बारे में कहा कि देव अपने आचार्य कर्म में उतने सफल नहीं हुए, देव अपने आचार्य कर्म में उतने सफल नहीं हुए जितने कवि कर्म में। ये थे भाई शुक्ल के कथन देव के बारे में। और वो तो आपको पता ही है कि देव ने अलंकार विवेचन में केशव की परिपाटी का अनुसरण किया है। लिखना चाहो तो फिर से लिख लो कि देव ने अलंकार, अधिकांश रीतिकालीन कवियों ने अलंकार विवेचन में चिंतामणि त्रिपाठी का अनुसरण किया है, जबकि देव ने अलंकार विवेचन में केशवदास का अनुसरण किया है। लिखना चाहो तो फिर से लिख लो, पक्का हो जाएगा। अब हम करते हैं भाई देव की कुछ महत्वपूर्ण और चर्चित पंक्तियां, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा देव। कितना टाइम हो गया? देव को करते हैं भाई कंप्लीट, फिर क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। अब देव की चर्चित पंक्तियां और लिख लेते हैं, फिर बाकी फिर आगे करेंगे अगली क्लास में। अब लिखो भाई देव की चर्चित पंक्तियां। देव की चर्चित पंक्तियां लिखिए भाई, कौन सी है? एक तो है भाई नवरस या संसार में, नवरस में संसार, सबको पता है आप सबको। यहां से शुरू करते हैं। पहली पंक्ति है नवरस या संसार में, नवरस या संसार में, नवरस में संसार। बहुत बार पूछी भी गई है और आप सब लोगों को पता भी है भाई। अब दूसरी पंक्ति है इनकी, आगे लिखना चाहो तो इसमें लिख लो कि नवरस सार सिंगार, रस जुगल सार सिंगार, लेकिन ये वाली पंक्ति पूछी जाती है। अब देखो शासन में ही समीर गयो, अगली पंक्ति है शासन में ही समीर गयो, अरु आंसुन ही सब नीर गयो, अरु आंसुहीन में, आंसुन ही में सब, आंसुन ही में सब नीर गयो ढरे। एक ये वाली पंक्ति भी पूछी जाती है भाई। और एक है भाई बड़े बड़े नैन सो आंसू भरी भरी ढरी। तीसरी पंक्ति है भाई इनकी बड़े बड़े नैन में आंसू भरी भरी ढरी, नैनन में आंसू भरी भरी ढरे, गोरो गोरो मुख आज, ये भी पूछी गई है भाई, गोरो गोरो मुख आज औरों सो बिलो नो जात। औरों सो बिलो नो जात, ये है भाई
देव की चर्चित पंक्ति है, ये भी पूछी गई है। अगली लिखो भाई, अभिधा उत्तम काव्य है, आप सबको पता है इसके बारे में। तो अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाधीन अधम व्यंजना रस विरस सदा उल्टी कहत नवीन। लिखना चाहो तो पूरी लिख लो। अधम व्यंजना रस विरस सदा उल्टी कहत नवीन। ये भी भाई कई बार पूछी जाती है। और इसी से संबंधित जो केशवदास की पंक्ति थी वो बिल्कुल क्लास शुरू हुई तब लिखवाई थी। जो बाद में आए हो तो फिर क्लास शुरू करके देख लेना, स्टार्टिंग में ही करवाई थी। और एक है भाई अगली पंक्ति है, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। एक ये वाली पंक्ति भी पूछी जाती है भाई। और भाषा प्राकृत संस्कृत देखी महाकवि पंथ, ये भी किसी परीक्षा में ही पूछी गई पंक्ति है भाई। भाषा प्राकृत संस्कृत देखी महाकवि पंथ। ये थी भाई देव की चर्चित पंक्तियां। और एक दो बातें और हैं वो लिख लेते हैं अब, तो फिर देव पूरा ही हो जाएगा। लिख लो। देव ने भी छल नामक, देखो हमारे जो संचारी भावों की जो संख्या है वो है भाई 33। तो छल नामक 34वें संचारी भाव की भी इन्होंने बात की है। तो लिखो कि देव ने 34वां नया संचारी भाव की बात की है। देव ने छल नामक 34वां संचारी भाव, संचारी भाव होते हैं 33, और इन्होंने कहा कि एक और है 34वां संचारी भाव के रूप में छल का वर्णन किया है इन्होंने। और एक क्या किया है इन्होंने, देव ने श्रृंगार के 2 भेद कर दिए। और शुक्ल ने छल को अवहिता संचारी भाव में शामिल किया। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, लिखो। शुक्ल ने छल को अवहिता संचारी भाव में ही शामिल किया है। छल को अवहिता, ये अवहिता भी संचारी भाव है भाई, अवहिता संचारी भाव में ही शामिल किया है। ये था भाई देव के बारे में। और देव ने तात्पर्य नामक चतुर्थ एक शब्द शक्ति का भी वर्णन किया है भाई। देव ने तात्पर्य नाम की चतुर्थ शब्द शक्ति का भी प्रयोग किया। बस ये लास्ट पॉइंट है भाई, तात्पर्य नामक चतुर्थ शब्द शक्ति का भी प्रयोग किया है। ये था भाई देव के बारे में, जो आज हमने देव का बिल्कुल विस्तृत अध्ययन किया है। मतीराम, भूषण और देव। आगे जो बच गए हैं उनको हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और